नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट संजय गौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अकाउंट समाधान पर। साथियों, मेरे एक व्यूअर है जिनकी रिसेंटली एक क्वेरी थी, मिस्टर आतिफ शहजाद। इन्होंने क्वेरी करी थी कि किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए किस तरीके से अकाउंटिंग है वो की जाए। खासकर इनकी क्वेरी थी शूज़ बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि फुटवेयर शॉप या शोरूम है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। आज के वीडियो में इसी पे थोड़ा डिटेल करेंगे। सब्जेक्ट को समझने के लिए वीडियो है पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथियों, कंपनी क्रिएट करके। टैली के गेटवे पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, कंपनी क्रिएट करते हैं। ABC शूज, मेलिंग नेम सेम आ जाएगा। एड्रेस आप जो भी आपकी शॉप का या शोरूम का एड्रेस है वो आप यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देंगे। साथ में स्टेट डालना मैंडेटरी है साथियों। GST में स्टेट वाइज ही सारा कैलकुलेशन है, तो स्टेट आपको डालना ज़रूरी है। मैं राजस्थान में हूँ तो मैंने राजस्थान स्टेट डाल दिया। इसमें पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप इसमें डाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से बिगिनिंग हो रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर, 22-23 की बात कर रहे हैं। यदि आपको इससे पहले की कोई अकाउंटिंग करनी है तो आप अकॉर्डिंगली वो डेट इसमें डाल देंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जहाँ से आपकी बुक्स है वो स्टार्ट हो रही है वो आपने डाल दी। यहाँ पे एंटर कीजिए, एक्सेप्ट करना है इसको। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करते हैं साथियों, आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब आप देखेंगे जैसे ही कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास पॉपअप होता है, साथ ही आपको इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो फीचर्स इनेबल करने हैं, वो विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। अकाउंटिंग फीचर, सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इनेबल बिल वाइज एंट्री, यदि आपको बिल टू बिल बैलेंस मैच करना है किसी का या इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है कि आपको बिल टू बिल है अकाउंटिंग मैनेज करनी है, तो आपको इसको यस करना है। यदि ऑन अकाउंट आपका हिसाब चलता है तो आपको इसको नो कर देना है। बिल वाइज एंट्री आप टैली में कैसे करें, इसको लेके एक डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है कि किस तरीके से आप इस फीचर को इनेबल करके, यदि आप बिल टू बिल अकाउंटिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपका जो सेल है वो क्रेडिट पे ज़्यादा जा रहा है। मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे हैं और वेरियस पार्टीज आपकी है जिनको आपको होलसेल बिजनेस आप कह सकते हैं कि आपका होलसेल का बिजनेस और पार्टीज़ को आप गुड सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्रेडिट को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस पार्टी का कितना उधार हो चुका है, किसका अमाउंट है ओवरड्यू हो रहा है या टाइम लिमिट से बाहर जा रहा है। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है मेरे चैनल पे, उधार कंट्रोल करने की प्रो टिप्स, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल नो करते हैं इसको। इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी है तो इसको यस कीजिए। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको हमने यस कर दिया है। इसके बाद में आपका फीचर आता है साथियों, सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है टैक्सेशन का। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST आपको इनेबल करना है, तो हम इसको यस करेंगे। यस करते ही आपके सामने GST डिटेल्स का विंडो ओपन हो जाता है। स्टेट राजस्थान है। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में जिस भी व्यापारी की आप बुक्स है वो मेंटेन करेंगे, उन्होंने रेगुलर में ले रखा है या कंपोजिशन डीलर वो है। GST में रजिस्ट्रेशन आपको एज ए रेगुलर लेना चाहिए या कंपोजिशन डीलर के रूप में रजिस्टर करना चाहिए। इसको लेके भी एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। कई बार साथियों क्या होता है, जब मार्केट में लोगों को ये पता है कि आप अकाउंटिंग और टैक्सेशन का काम करते हैं या सिर्फ अकाउंटिंग का काम भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे राय भी लेते हैं। अकाउंटिंग आपको देंगे बाद में, लेकिन फर्म के रजिस्ट्रेशंस वगैरह, फर्म ओपन करने की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो अकाउंटिंग से पहले स्टार्ट होती है। तो आपको अप्रोच जब भी वो करते हैं तो आपसे ये भी साथ ही साथ पूछते हैं, तो आपको ये नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप बिज़नेस की नेचर, बिज़नेस का एक टर्नओवर कितना हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में, उसको देखते हुए आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना होता है कि उसके लिए कंपोजिशन ठीक रहेगा या एज ए रेगुलर डीलर उसको रजिस्टर करना चाहिए। तो इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड है।
शूज़ बिज़नेस की पर्टिकुलरली बात करें क्योंकि वीडियो इसी पे है जिसमें रिटेल बिज़नेस की क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी, साथ ही साथ पर्टिकुलर क्वेरी जो मिस्टर आतिफ शहजाद की है कि शूज़ बिज़नेस की अकाउंटिंग कैसे की जाए वो भी क्वेरी इसमें सॉल्व हो जाएगी। तो शूज़ बिज़नेस में जितने भी शॉप्स या शोरूम्स हैं, अधिकतर लोग जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है या जो लोग मेरे टच में आए हैं वो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि छोटी दुकानें फुटवियर के फील्ड में ज़्यादा है, बड़े शोरूम या बड़ी दुकानें कंपेरेटिवली थोड़ा कम है। या तो किसी ब्रांड का डीलर कोई है तो वो रेगुलर में ही रजिस्टर करता है, बाकी जो लोकल ब्रांड्स या जो खुद के ब्रांड्स होते हैं उसके साथ जो डील करता है वो कंपोजिशन में अधिकतर है वो रजिस्टर करता है अपने आप को। तो ये आपको देख लेना है कि वो डीलर जो है कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है या रेगुलर में रजिस्टर्ड है। रेगुलर में हमने इसको कर दिया है, असेसी ऑफ अदर टेरिटरी नो है, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 जो आपकी फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग है। यहाँ पे आप उसका जीएसटीआर नंबर डाल देंगे। पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटीआर, आप जीएसटीआर 1 है तो क्वार्टरली फाइल करेंगे, अपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करना है या फिर मंथली मोड पे आप उसकी जीएसटी की रिटर्न्स डालेंगे 1 की, वो आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑप्शंस हैं आपको इसको यस या नो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेना है। ईवी बिल अप्लीकेबल नो कर देते हैं हम और ई इनवॉइसिंग भी नो कर देते हैं। रीज़न है कि जो स्मॉल बिजनेस है जिनका ट्रेडिंग का काम है उनका इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं है कि उनको ई बिल और ये सब की ज़रूरत पड़े। ई इनवॉइसिंग की एक्सेप्ट करा देते हैं इसको और इसके बाद इसको कंट्रोल ऐसे कर देते हैं साथियों सेव। अब आपकी कंपनी है वो क्रिएट होके रेडी हो चुकी है। रिटेल बिजनेस में चाहे शूज़ बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, कुछ एक स्टेप्स हैं जो आपके काम आते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अकाउंटिंग को मेंटेन करनी होती है। थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूँ आपको। सबसे पहले साथियों कैपिटल का इंट्रोडक्शन होता है। जो भी ओनर है या प्रोप्राइटर है फर्म का वो अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद परचेज होती है गुड्स की, इसके बाद आपकी सेल शुरू होती है गुड्स की। साथ ही साथ यदि आपकी खुद की शॉप या शोरूम नहीं है तो आप किराए पे लेते हैं तो आपको किराए की एंट्रीज बुक करनी होती है। इसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के एक्सपेंसेस है, स्टाफ की सैलरी हो गई, स्टाफ का चाय पानी वगैरह हो गया, कस्टमर्स जो आपके आते हैं उनके रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ व्यवस्था आपने कर रखी है, पानी पिलाना है, चाय पिलाना है, कॉफ़ी पिलाना है, ये सब खर्चे। और इसके बाद आती है आपकी बैंक की एंट्रीज़। बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हर एक शॉप चाहे वो कितना ही छोटा ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए वहाँ पे रखा हुआ होता है। वो इसके वेरियस मोड्स है, वो चर्चा नहीं करेंगे अपन कि कौन सा मोड पे बंदा अपना पेमेंट है वो ले रहा है। साथ ही साथ क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी काफ़ी सारे लोग हैं वो पेमेंट करते हैं, तो उनके पास पोस्ट मशीन जो होती है वो भी वो लोग रिटेल बिजनेस वाले रखते हैं। अब क्रेडिट कार्ड से यदि आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड की एंट्रीज़ आप लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। डिटेल वीडियो है, उसको आप ज़रूर कंसिडर कर लीजिएगा। आपका सारा कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट आते हैं उनकी एंट्रीज आप कर सकते हैं। तो ये गिने चुने स्टेप्स से साथियों, इन्हीं के इर्द गिर्द अकाउंटिंग है वो आपकी रहती है। कुछ एक केसेस में इससे थोड़ा कम ज़्यादा एंट्रीज भी हो सकती है। तो एक एक करके हम डिटेल करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का इंट्रोडक्शन। वाउचर्स में आगे साथियों कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है तो आप रिसीट में बुक करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके बैंक का लेजर ओपन कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर दे देंगे इसको बैंक अकाउंट्स। लेजर क्रिएट किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसकी ग्रुपिंग की जाती है, इसको लेके डिटेल वीडियोस हैं वो चैनल पे अपलोड हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिए। क्योंकि ग्रुपिंग जो है ये वो स्टेप है साथियों जहाँ पे आपकी सारी अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है। एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि जब किसी भी इमारत का निर्माण शुरू किया जाता है
तो सबसे पहले उसकी नींव की मजबूती पे ध्यान दिया जाता है। नींव जितना मजबूत होती, फाउंडेशन जितना मजबूत होगा बिल्डिंग का, उतना ही बिल्डिंग आप मजबूत बना सकते हैं। तो ये लेजर क्रिएशन और उनकी ग्रुपिंग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कि शुरुआती स्टेप भी है, लेकिन इस पर आपकी सारी वर्किंग है वो डिपेंड करती है। तो ग्रुपिंग का वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए, कुछ 6-7 पार्ट्स में मैंने अपलोड किया है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनको डिटेल किया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अकाउंट नंबर डाल देंगे बैंक का, ये मैं वैसे ही डाल रहा हूँ साथियों समझाने के लिए। IFSC कोड डाल देंगे, स्विफ्ट कोड यदि कोई है। स्विफ्ट कोड जनरली काम आता है जब आपका ओवरसीज से पेमेंट्स वगैरह आते हैं, तो वो स्विफ्ट कोड के थ्रू आते हैं। तो ये रिटेल बिजनेस में इसकी ज़रूरत है नहीं। बैंक का नाम डाल देंगे, ब्रांच कौन सी है वो डाल देंगे, और जैसे जैसे आपको ऑप्शंस ये दिए गए हैं आप सबको इस तरीके से डाल के इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो आपका बैंक का लेजर है वो ओपन हो गया। टैली में बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही लेजर होते हैं, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। बाकी जितने भी लेजर आपको हैं वो सब क्रिएट करने होते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, आपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया है, कैश जमा किया है, लेकिन है वो कैपिटल आपकी। तो यहाँ पे आप डालेंगे कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए ABC जो कंपनी हमने क्रिएट करी है उसका ओनर है राम, तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे राम्स कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप देंगे कैपिटल अकाउंट और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। मान लीजिए उन्होंने 25,000 रुपये के साथ ही बिज़नेस है वो स्टार्ट किया है। बैंक में 25,000 कैश इन्होंने डिपॉजिट किया है। तो आप या तो एंट्री करें, पहले कैश रिसीव करें, राम की कैपिटल क्रेडिट करें और उसके बाद एक कॉन्ट्रा एंट्री करें बैंक में डालने की। पर कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इम्पैक्ट जो फाइनल है वो दोनों का सेम आएगा, तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी तरीके से एंट्री डाल सकते हैं। नरेशन में आप लोग डाल दीजिए कि इतना कैश उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एज ए कैपिटल जो कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और एंट्री आपकी सेव हो जाती है। इसके बाद साथियों बात आती है परचेज। परचेज के लिए आप लोग F9 प्रेस करेंगे। मान लीजिए 3 अप्रैल को आपने परचेज करी है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ गया 1 2 3, डेट आ गई। इसके बाद जिस भी सप्लायर से आपने परचेज किए उसका लेजर आ जाएगा। अल्फ़ा ट्रेडर्स, यह आपका क्रेडिटर हो जाएगा, अंडर क्रेडिटर्स में देंगे। GST की डिटेल्स, उसका GST नंबर, वो सब आप लोग इसमें डाल के इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब परचेज लेजर है, ये हमको क्रिएट करना है। यहाँ पे परचेज लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे साथियों, यदि आपको इन्वेंट्री के साथ में मेंटेन करनी है अकाउंटिंग, तो आपको इन्वेंट्री जब आप क्रिएट करते हैं आइटम, उस समय आपको GST का रेट जो है वो आइटम वाइज डालना है। यदि आप इन्वेंट्री वाइज परचेज नहीं करते हैं, रिटेल बिजनेस के संदर्भ में ये वीडियो है, तो यूजुअली छोटे छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस जितने भी हैं उनके इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो आप इसको विदाउट इन्वेंट्री या अकाउंट्स ओनली जिसको हम कह सकते हैं, वो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, और अधिकतर यही मार्केट में चलन में है। तो आप इसको जब आइटम में टैक्स का रेट नहीं डालेंगे, तो आपको सेल और परचेज के जो आप लेजर ओपन करेंगे वहाँ पे ही आपको परसेंटेज डालनी है GST की, कि कितने % का आइटम आपके पास आ रहा है। तो परचेज एट द रेट ऑफ 5% कर देते हैं हम अंडर परचेज अकाउंट्स। GST एप्लीकेबल करना है आपको, सेल ऑडिटर GST डिटेल्स को यस करना है। डिस्क्रिप्शन डाल देंगे यहाँ पे। परचेज HSN डालने की ज़रूरत है नहीं साथियों, इसमें HSN के लिए आपको अलग से समरी है वो तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि रेगुलर डीलर है तो आपको पता ही है साथियों कि जितनी भी अब सेल हो रही है उसमें HSN की समरी डालना भी ज़रूरी है। अब यदि आप विद इन्वेंट्री अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप आइटम में ही HSN कोड भी डाल देते हैं, तो आपकी HSN समरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। यदि आप
विद इन्वेंट्री अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको HSN की समरी अलग से कहीं पे तैयार करनी पड़ेगी, चाहे आप एक्सेल पे तैयार करें या किसी भी तरीके से, जैसे भी आपको सूट करता है उस तरीके से आप तैयार करें। टैक्सेबल करेंगे इसको, 5% है तो यहाँ पे 5% डाल देंगे। गुड्स कर दिया इसको। अब आपको एंट्री करनी है, आइटम की जगह आप एंटर कर देंगे एक बार और, तो परचेज एट द रेट ऑफ 5% आ गया। अब मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की परचेज है वो की है, तो अमाउंट आ गया 10,000। CGST का लेजर, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, CGST है तो सेंट्रल टैक्स, कैलकुलेशन परसेंटेज 0 रखेंगे, सेव करा देंगे। CGST आपका ऑटोमेटिकली 2.5% कैलकुलेट होके इस पर आ गया। आप देखेंगे 10,000 का 2.5% आप कैलकुलेट करेंगे, 5% टोटल टैक्स है, आधा CGST आधा SGST, तो 2.5% इसका आ गया है। दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST में, SGST है तो स्टेट टैक्स, और इसको सेव कर देंगे। तब आप देखेंगे SGST भी आपका 250 रुपये आ चुका है। यहाँ पे आप नरेशन में बिल नंबर वगैरह डाल देंगे और इसको एंट्री को कर देंगे सेव। यहाँ पे हम डालते हैं बिल नंबर 1 2 3 और इसको कर दिया हमने एक्सेप्ट, और ये आपकी सेव हो चुकी है एंट्री। इसके बाद साथियों माल आपने परचेज कर लिया है, अब आपको सेल भी करना है, तो F8 से आप सेल्स की एंट्री करेंगे। रिटेल बिजनेस है तो आपकी सारी सेल B2C होने वाली है, यानी कि आप किसी डीलर को माल नहीं देने वाले हैं। जितने भी आपके ग्राहक हैं वो एंड यूज़र्स हैं जो कि GST में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो आपको अनरजिस्टर्ड सेल या B2C सेल जिसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कंज्यूमर को जो भी सेल की जाती है वो B2C सेल में काउंट होती है। सेल्स हम करेंगे, आपका जो इनवॉइस नंबर है, अब चाहे कस्टमर आपको कैश पेमेंट करे, किसी भी ऑनलाइन मोड पे UPI करे, या फिर वो डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करे, पेमेंट का मोड है वो कोई भी हो सकता है। यदि कैश है, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको हर एक कस्टमर का लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि साथियों रिटेल बिजनेस में क्या होता है कि एक दिन में कस्टमर्स आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका जो सेल्स का वॉल्यूम है वो कम होता है। फुटवेयर बिज़नेस की बात करें, कोई मान लीजिए 400-500 की आपका आइटम परचेज़ कर रहा है, कोई 1000-1200 रुपये का आइटम परचेज़ कर रहा है, इसलिए वेरियस कस्टमर्स आपकी शॉप से परचेज करते हैं, आपसे आइटम खरीदते हैं, तो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको अलग अलग हर कस्टमर का लेजर में है वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से आपको कस्टमर पेमेंट देता है सिर्फ उनका लेजर क्रिएट कर लीजिए और आपका काम आराम से हो जाता है इसमें। तो पहला हम बैंक के थ्रू आता है पेमेंट, तो बैंक का लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आता है तो उसका हम लोग लेजर क्रिएट कर लेंगे। कैश पेमेंट है तो कैश कर लेंगे। बिल नंबर मान लीजिए 1 है। अब पार्टी आपकी है कैश, क्योंकि कस्टमर ने जो आपसे परचेज कर रहा है उसने कैश में आपसे लिया है। ऑल्ट सी करेंगे सेल्स। साथियों सेल्स में आपको देखना है कि जिस तरीके से आपने परचेज किए उसी तरीके से आपको सेल्स का लेजर ओपन करना है। सेल्स एट द रेट ऑफ 5% अंडर दे देंगे हम इसको सेल्स अकाउंट्स। जीएसटी एप्लीकेबल करना है। सेट होल्डर जीएसटी डिटेल में अननोन की जगह आपको करना है यहाँ टैक्सेबल, और यहाँ पे डाल देनी है टैक्स की रेट। जैसे आप 5% का रेट डालेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा हिस्सा है वो कैलकुलेट आपका कर लेगा। अब साथियों यहाँ पे आपको डालना सेल्स 5%। मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये का पेयर है वो ख़रीदा है तो आप 1000 रुपये डाल देंगे इसमें। साथ में आपको CGST उस पर लगाना है 25 रुपये और SGST लगाना है 25 रुपये। आप देखेंगे कि 1000 रुपये का 2.5% आप कैलकुलेट करेंगे
तो 2.5% CGST और 2.5% SGST ये आपका टैली ने ऑटोमेटिकली है वो कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि आपने रेट है वो वहीं पे डाल दिया है कि कितने % का आइटम है। यदि आप मल्टीपल टैक्स रेट में डील कर रहे हैं तो जिस तरीके से हमने सेल्स और परचेज़ के लेजर @5% करके किए हैं, इसी तरीके से आपको मान लीजिए 12% के आइटम भी आप डील कर रहे हैं तो आपको सेल्स और परचेज @12% इस तरीके से करके लेजर क्रिएट कर लेने, और वहाँ पे जो टैक्स का रेट डालेंगे वो आप डाल देंगे जितना टैक्स का रेट का आपने लेजर क्रिएट किया है वही आपको टैक्स रेट वहाँ पे डाल देनी है। 5% है तो 5%, 12% का आइटम है तो लेजर क्रिएट करते समय 12%। इस तरीके से आपको सेल्स और परचेज के लेजर है वो क्रिएट कर लेने। यहाँ पे आप नरेशन में अपना बिल नंबर डाल देंगे और इसको आप करा देंगे एक्सेप्ट। अब मान लीजिए किसी ने आपको, कस्टमर ने बैंक के थ्रू पेमेंट दिया है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एंट्री एक बार बैंक के ले लेते हैं। बिल नंबर 2 आपका बैंक में है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपने सेलेक्ट किया, सेल्स 5% है। फिर से आप करेंगे, ये आपको 500 रुपये का सेल आपने किया है, CGST और SGST ये आपने बुक कर लिया आपका सेल, और यहाँ पे आप बिल का नंबर डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये साथियों आपकी होगी सेल की एंट्री। मैं सिर्फ आपको एक एक दो एंट्री करके ही बताऊंगा, बाकी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एंट्रीज़ की उतनी ज़्यादा आपकी कमांड है वो आ जाती है। लेकिन वीडियो देख के आप ये समझ जाएंगे कि आपको परचेज़ की एंट्री किस तरीके से करनी है, सेल्स की एंट्री किस तरीके से करनी है, या बाकी और जितनी भी एंट्रीज़ है आपको किस तरीके से करनी है। अब जितनी ज़्यादा आप एंट्री करने की प्रैक्टिस करेंगे, या प्रैक्टिकली कहीं आपका जॉब लगता है या आप पार्ट टाइम बेसिस पे किसी की अकाउंटिंग लेते हैं, तो आप जितना ज़्यादा काम करेंगे वैसे वैसे आपकी कमांड है उस पर बढ़ती जाती है। थर्ड नेचर जो है हमने सेल का वो कवर कर लिया है। अब इसके बाद आती है, मान लीजिए आपने जो शॉप ले रखी है, शोरूम ले रखा है, वो आपका रेंट पे है, तो आपको रेंट की एंट्रीज पोस्ट करनी है। इसके लिए आपको F7 से जनरल में आना है साथियों। जो प्रचलन में है वो है कि रेंट हमेशा एडवांस में दुकान के मालिक द्वारा ले लिया जाता है, यानी कि पूरे महीने का रेंट आपसे एडवांस में लिया जाता है। तो आपको 1 तारीख पे एंट्री डाल देनी है, क्योंकि आपने अप्रैल का जो रेंट है वो 1 तारीख को पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे हम जनरल में डालेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे रेंट पेड का, जो कि आपका एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट करके GST एप्लीकेबल। यदि सामने वाला बंदा जिसका कि शोरूम या शॉप आपने किराए पे ले रखी है, यदि उसकी लायबिलिटी है GST चार्ज करने की, तो आप, और वो आपको कोई बिल देता है रेंट का, तो आपको यहाँ पे GST चार्ज करके ही बिल देगा। तो आपको GST को यहाँ पे एप्लीकेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो GST वो अपने रेंट के बिल में आपसे चार्ज करेगा उस GST का आपको ITC भी लेना है। तो यदि आपको GST पेड का रेंट का बिल मिलता है तो आपको GST एप्लीकेबल रखना है। और यदि सामने वाला बंदा आपका जो लैंडलॉर्ड है, शॉप का ओनर है, वो आपको बिना GST का बिल देता है, तो आपको यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। सेम इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब मान लीजिए आपकी जो शॉप है उसका 10,000 रुपये का रेंट है। लेजर खोल देते हैं हम, शॉप ओनर जो भी बंदा हो सकता है उसका आप लेजर क्रिएट कर देंगे। हम शॉप ओनर कर रहे हैं, ये आपका क्रेडिटर हो जाता है, अंडर संडे क्रेडिटर्स देंगे और इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। यदि GST का बिल दे रहा है तो इसका GST का नंबर भी आपको वहाँ पे डाल देना है। साथ ही साथ साथियों, यदि आपकी GST की लायबिलिटी है, मान लीजिए रेंट आपका TDS की जो लायबिलिटी आती है उसमें फॉल कर रहा है, तो आपको इस पर TDS भी है वो काटना होगा। TDS के लिए आप लोग यहीं पे एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए 10% TDS है तो आप 9,000 रुपये तो क्रेडिट कर देंगे शॉप ओनर को, और TDS पेबल का एक लेजर ओपन कर देंगे जो कि आपकी करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। एक्सेप्ट करा देते हैं। इसमें आपका 1000 TDS है वो आप लोग क्रेडिट कर देंगे, यानी कि एक एंट्री में आप रेंट बुक कर लिया आपने
आपके लैंड ओनर को, शॉप ओनर को जितना पेमेंट करना है उसका अमाउंट उसके लेजर में चला गया है, जितना टीडीएस आपने काटा है उतना आपके टीडीएस के लेजर में चला गया है। टीडीएस आपको जिस मंथ की एंट्रीज है उसके अगले महीने की 7 तारीख या उससे पहले टीडीएस का पेमेंट करना होता है। तो उस समय आप टीडीएस का पेमेंट जो 1000 आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है उसका आप पेमेंट कर देंगे। टीडीएस क्या है, टीडीएस कैसे डिपॉजिट किया जाता है, इसको लेके भी चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। एक्सेप्ट करा देंगे साथियों। और टीडीएस की लायबिलिटी यदि नहीं है आपकी तो आप सिंपली रेंट पेड करके पूरा का पूरा अमाउंट है वो आपको शॉप ओनर को देना है, तो आप पूरा अमाउंट से उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। 5वां स्टेप आता है साथियों इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि आपने कोई भी शॉप प्रैक्टिकली देखी होगी तो ओनर के अलावा वहाँ पे 1-2 स्टाफ भी होते हैं जो आपको फुटवेयर्स पसंद कराते हैं, आपके साइज़ का फुटवेयर आपको निकाल के देते हैं। तो वहाँ पे स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको स्टाफ की सैलरी वगैरह उनके जो भी खर्चे हैं वो भी आपको मेंटेन करने। F5 से एंट्री होगी पेमेंट की। सैलरीज वगैरह के पेमेंट साथियों आजकल अधिकतर जो है वो, क्योंकि लिमिट इतनी कम रह गई है और सैलरीज यूजुअली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो कैश में सैलरी का पेमेंट आजकल बिल्कुल लगभग बंद सा हो गया है। बहुत ही कम लोग जिनके यहाँ या तो कम सैलरी का स्टाफ काम कर रहा है या 1 या 2 आदमी ही हैं वो लोग कैश में सैलरी देते हैं, बाकी सभी लोग आजकल बैंक अकाउंट में सैलरी का ट्रांसफ़र है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेज़र ओपन करेंगे साथियों, सैलरी पेड। आपको यहाँ स्टाफ वाइज कोई लेज़र क्रिएट नहीं करना है, आपको इस एंट्री में जो सैलरी के एक्सपेंसेस हैं आपके वो बुक करने हैं। तो आपको सिंगल लेज़र क्रिएट करना है सैलरी पेड का, स्टाफ वाइज कोई भी यहाँ पे लेज़र आपको क्रिएट नहीं करना है। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट दे देंगे इसको, और इसको हम करा देंगे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, सेव करा देंगे। ये आपका लेजर हो गया। मान लीजिए एक स्टाफ है जिसकी आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीना है और एक स्टाफ है जिसकी सैलरी है 20,000 रुपये महीना। 2 स्टाफ आपके पास जिनको आप 35,000 रुपये महीने का पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट आप करेंगे अगले महीने की जो भी तारीख है आपकी, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, सभी की अपने अपने सहूलियत के हिसाब से ये पेमेंट होता है। कई बार कोई डेट नहीं होती है, शॉप ओनर के पास जब भी पैसा होता है वो अपने स्टाफ को दे देता है, भले चाहे वो 1 तारीख को आ जाए चाहे 5 तारीख को आ जाए। तो यूजुअली मानते हैं कि 1 तारीख को पेमेंट हो जाता है अगले महीने की को। तो यहाँ पे 15,000 और 20,000 टोटल अमाउंट हो गया 35,000। और यहाँ पे आप नरेशन में ये मेंशन कर देंगे कि 2 स्टाफ में मान लीजिए एक्स की सैलरी 15,000 है, वाई की सैलरी 20,000 है। तो यहाँ आप UTR नंबर वगैरह डाल देंगे एंट्री में, आपने नेफ्ट या IMPS जो भी किया है तो उसका रेफरेंस नंबर डालते हुए नरेशन में डाल देंगे कि एक्स को आपने 15,000 रुपये और वाई के 20,000 रुपये फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो ये आपने सैलरी का पेमेंट किया है, और इसको आप एक्सेप्ट करा देंगे। एंट्री आपकी सेव हो गई है। रोज़मर्रा के जो कुछ शॉप के खर्चे हैं एक एंट्री उनकी देख लेते हैं। कैश में आपने की है, मान लीजिए आपकी शॉप पे चाय पानी कुछ भी आता है तो उसके लिए आप एंटर करेंगे स्टाफ वेलफेयर। यदि कस्टमर्स के लिए हैं तो इसकी जगह आप बिज़नेस प्रमोशन या शॉप एक्सपेंसेस के नाम से भी लेजर ओपन कर सकते हैं। स्टाफ वेलफेयर को आप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, GST एप्लीकेबल नहीं होगा इस पर, और इसको कर देंगे सेव। मान लीजिए आपके यहाँ सिस्टम ये है कि पूरे दिन में चाय, कॉफ़ी, जूस कुछ भी रिफ़्रेशमेंट का पेमेंट आप है वो इवनिंग में एक बार पूरे दिन का आप कर देते हैं। कई लोग वीकली करते हैं, कई लोग फोर्टनाइटली करते हैं, कई लोग महीने का पूरा हिसाब है एक साथ करते हैं। तो जैसा नेचर है, जिस तरीके से काम हो रहा है उस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे उस दिन का जितना भी खर्चा है वो शाम को पेमेंट कर दिया जाता है। मान लीजिए 200 रुपये के आज खर्च हुए हैं तो आप 200 रुपये स्टाफ वेलफेयर पे डाल देंगे, एंट्री एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं उनकी एंट्रीज हो जाती है। अब बचती है बैंक की एंट्रीज। बैंक की एंट्रीज में क्या आ गया, मान लीजिए आपने परचेज जो किया है वो आपने क्रेडिट पे किया है।
कैश परचेज नहीं की है, क्रेडिट पे की है। तो अभी हमने एक परचेज डाली थी साथियों, वो हमने डाली थी लेजर। हम ओपन कर लेते हैं इसका। परचेज हमारी थी, आप देखेंगे हमने परचेज का लेजर था अपना अल्फ़ा ट्रेडर्स। अल्फ़ा ट्रेडर्स का आप जब लेजर व्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10,500 रुपये का क्रेडिट बैलेंस अल्फ़ा ट्रेडर्स का है। यानी कि जो आपने परचेज की है, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आप 15 दिन बाद पेमेंट क्रेडिट करेंगे, 20 दिन बाद करेंगे या 1 महीने बाद करेंगे, तो आपको इसका पेमेंट करना है। तो जब आप अल्फ़ा ट्रेडर्स को पेमेंट करेंगे 10,500 का, तो इसकी एंट्री आपको कर देनी है। ये बैंक एंट्रीज आपकी हो गई, वाउचर्स में गए, पेमेंट की एंट्री करेंगे, बैंक सेलेक्ट किया, अल्फ़ा ट्रेडर्स को आपने मान लीजिए पूरा पेमेंट कर दिया है, तो 10,500 इसके साथ आप UTR या रेफरेंस नंबर जो भी आपका ट्रांजैक्शन का है वो यहाँ पे डालते हुए आप इसको सेव कर देंगे। अब आप जब अल्फ़ा ट्रेडर्स का लेजर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जितनी परचेज़ की है अप्रैल महीने की, मई में आपने पेमेंट कर दी है, तो इसका लेजर बैलेंस हो गया 0। तो इस तरीके से आपकी क्रेडिटर्स का लेजर है वो सारे आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसको कितना माल आपने परचेज़ किया, किसको कितना पेमेंट किया, वो सारी एंट्रीज आप लेजर के थ्रू यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स की एजिंग रिटेल बिजनेस में हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है साथियों, क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा बिज़नेस का साइज़ बड़ा हो जाता है वहाँ पे आपको, और क्रेडिट पे आपकी परचेज़ है, क्रेडिट पे ही सेल है, तो आपको एजिंग एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स की एजिंग आप कैसे कर सकते हैं, टैली में किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है, क्या फीचर्स है वो इनेबल करने हैं, इसके लिए डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ है एजिंग एनालिसिस का। तो आप एजिंग एनालिसिस के वीडियो देख के भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग एजिंग एनालिसिस कर सकते हैं। तो साथियों, रिटेल बिजनेस में जो रोज़मर्रा की अकाउंटिंग से लेके फाइनेंशियल तक जो नेचर है वो सारी एंट्रीज मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपको थोड़ा डिटेल किया है। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा। वीडियो को लेके कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।